जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, सी टेट एग्जाम में बैठने वाले सभी छात्र छात्राओं को एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। इस वीडियो में दोस्तों हम एसएसटी यानी सोशल स्टडी को जमीन से आसमान तक सब खत्म करने वाले हैं। बस देखिएगा कि सी टेट जो एसएसटी पूछता है वो जीएस बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि सी टेट एक अलग पैटर्न पर डेकोरेटेड है। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो लगभग आपको पूरा एसएसटी कवर करा देगी। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन आपको यहां पर देखना है कि उज्जैन शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा मेरे लाल, हर शेर हर शेरनी का सिलेक्शन उसके कंसंट्रेशन पर टिका है। अब ये कितना आप ईमानदारी से वीडियो वॉच कर रहे हैं या कर रही हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। पहला क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा, वो ऑप्शन आएगा बी के साथ, अवंतिका या उज्जैनी भी कहा जाता था। ध्यान रखिएगा कि उज्जैन शहर एक मध्य प्रदेश का हिस्सा और मध्य प्रदेश का प्रमुख शहर है। उज्जैन शहर की बात अगर करी जाए तो उज्जैन शहर की अगर देखी जाए तो वहां पर देखा जाए तो आपने क्षिप्रा जो है सुना होगा। तो उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के किनारे भी बसा हुआ है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ कर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, यानी कहां पर स्थित है? यूएस में, कनाडा में, मैक्सिको में या फिर पनामा में। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों तो आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यूएस में स्थित है। येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएस में स्थित है, यानी अमेरिका में स्थित है। और अमेरिका की जो राजधानी है वो वॉशिंगटन डीसी है। याद रखिएगा। अगले फैक्ट पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर देखिएगा, मानचित्र के साथ चीजों को हम पढ़ रहे हैं बहुत ही बेहतरीन चित्रात्मक तरीके से, बहुत अच्छी स्लाइड में। यांग्याप दर्रा की बात करें तो ये सीटेट में अगर ना आए तो मजा ही नहीं आता दोस्तों, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से आता ही आता है क्वेश्चन अरुणाचल प्रदेश से क्या क्या बन सकते हैं ये भी मैं बता देता हूं। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो आंसर हमारा क्या? डी चला जाएगा। नेफा नगर के नाम से जाना जाता था। ये आपको याद रखना है कि नेफा नगर के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? ईटानगर दोस्तों राजधानी हो जाएगी। एक चीज और मैं बता देता हूं कि यहां पर जो है यांग्याप दर्रा हो जाएगा। साथ ही साथ यहीं से क्या है, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का आगमन होता है। तो क्वेश्चन में आ जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य से प्रवेश होती है? तो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश होती है। राइट ना? बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर। बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर, फैक्ट नंबर 4। निम्नलिखित में अगर देखा जाए तो किस राज्य में भगवान अयप्पा को यानी भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला श्रीधाम शिष्ट मंदिर स्थित है? तो क्वेश्चन में साफ साफ ऐसे भी पूछ सकता था कि जो सबरीमाला मंदिर है, ये सबरीमाला मंदिर जो है ये कहां पर अवस्थित है? पहला तो ये हो जाता। सबरीमाला मंदिर किसको समर्पित है? दूसरा क्वेश्चन ये भी बनेगा। तो सबरीमाला मंदिर हर बच्चा जानता है केरल में अवस्थित है। नहीं जानते हो तो जान लीजिएगा। केरल में कौन से भगवान को जो है समर्पित है? भगवान अयप्पा को समर्पित है। ये महिलाओं के बैन के लिए काफी प्रसिद्ध रहा कि जो है सबरीमाला में महिलाओं का जाना वर्जित है। साथ ही साथ केरल की बात अगर करी जाए तो केरल साक्षरता में नंबर 1 है। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है? साक्षरता में ये नंबर 1 है। और केरल में दोस्तों एक नदी है जिसका नाम है पेरियार नदी। केरल की अगर बात की जाए तो केरल में जो है मसालों का उत्पादन ज्यादा होता है, तो मसालों का बगीचा भी केरल को कहा जाता है। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पर 5 नंबर ये रहा। आईने अकबरी के लेखक कौन है? बेटा, आईने अकबरी के लेखक आपको बताना है तो काफी खान, अबुल फजल, अकबर और भीमसेन। आईने अकबरी को लिखने वाले अबुल फजल थे। जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर देखा जाए दोस्तों अकबर की बात, तो अकबर एक ऐसा मात्र शासक था जो अनपढ़ शासक था। ये एक अनपढ़ मुगल सम्राट माना जाता है और जो सबसे विद्वान, अनपढ़ होते हुए भी विद्वान माना गया। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर बी चला जाएगा। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने करी है, यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, सुनील छेत्री किस खेल से यानी किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? ये क्वेश्चन एसएसटी में पूछे जाते हैं। बच्चा कंफ्यूज होता है, बच्चा टोटल जीएस पढ़ लेता है। जो जीएस बहुत अलग होती है, इस वीडियो में जो जीएस है वो बहुत अलग है दोस्तों। सुनील छेत्री किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये एक फुटबॉलर है और फुटबॉल इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। 7 नंबर बेटा क्या है कि जिस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है?
और ऐसा कौन सा ग्रह है जो जुड़वा बहन है? ये पेयरिंग वाला सिस्टम आपको बताना है दोस्तों। हम कहते हैं ना, ये शुक्र ग्रह जो है ना, ये इवनिंग स्टार कहा जाता है। क्या इवनिंग स्टार कहा जाता है? यही दोस्तों मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है, यानी सांझ का तारा, भोर का तारा भी शुक्र है, पृथ्वी की बहन भी शुक्र है। याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 8 नंबर आपका ये रहा। खादर शब्द का अर्थ क्या होगा? आपको लॉक करना है दोस्तों। अगर देखा जाए, ये एसएसटी आप रियल एसएसटी पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं, चैनल पर पहली बार है, कोई बहन कोई भाई, तो ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए, शिक्षक और शिक्षिका बनने के लिए अगर आपके अंदर जज्बा है तो ईमानदारी से सब्सक्राइब करें। खादर की बात करें तो दोस्तों यहां पर मैं आपको फैक्ट बता देता हूं। एक होती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी होती है, ये कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी खादर मिट्टी और दूसरी होती है बांगर मिट्टी। मैं यही लिखे देता हूं, बोलो क्लियर। एक खादर मिट्टी होती है, ये होती है नई जलोढ़ मिट्टी, और एक बांगर मिट्टी होती है, ये होती है पुरानी जो है जलोढ़ मिट्टी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जलोढ़ मिट्टी जो है पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाई जाती है, सबसे उपजाऊ होती है। ये 2 प्रकार की होती है, खादर एक बांगर। ये खादर वाली नई होती है और बांगर वाली पुरानी होती है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर जाने के लिए सबसे लंबा समय लेता है? देखिएगा, अगर सबसे कम समय ले तो मैं ये भी बता देता हूं, कम समय लेता है दोस्तों बुध लेता है। कम समय लेता है बुध लेता है। अगर मैं पूछूं कम समय कितना लेता है, तो ये 88 डेज में अपनी परिक्रमा को पूरा कर लेता है। कौन? बुध। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सूर्य के सबसे समीप होगा, तो एक क्वेश्चन और बन गया कि सूर्य के सबसे समीप ये सन है, सूर्य के सबसे समीप कौन सा है? बुध है। तो जो समीप होगा वो सबसे तेज परिक्रमा लगाएगा, जो जितना दूर होगा वो ज्यादा लगाएगा। यहां पर जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों, वो हो जाएगा नेपच्यून हो जाएगा, है ना, नेपच्यून हो जाएगा। अच्छा, जो बच्चा नेपच्यून को नहीं जानता है तो बताइए उसका जो है नेपच्यून को हिंदी में क्या कहेंगे? नेपच्यून, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइए नेपच्यून को क्या कहेंगे? कमेंट कीजिएगा। हाँ जी, बहुत सुंदर, यानी वरुण कहेंगे, जिसमें हरे हरे घेरे पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो बताओ। बहुत बढ़िया। सियरा नवादा पर्वत स्थित है, ये आपको बताना है, आपको कमेंट करना है। सियरा नवादा जो है आपको कमेंट करना है कि सियरा नवादा कहां पर है। तो ये दोस्तों आपका यूएसए में हो जाएगा। क्या? कैलिफोर्निया में हो जाएगा। तो यूएसए कैलिफोर्निया, यानी ऑप्शन जाएगा भाई बी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 11 नंबर। रमन शिखर में स्थिर है, यानी रमन शिखर में स्थित है, यानी रमन शिखर कहां पर स्थित है, ये आपको कमेंट करना है। रमन शिखर मैं आपको बता देता हूं ये कहां पर अवस्थित है, जिसको माना गया, जिसको नाम दिया गया है रमन शिखर बताया गया है। ठीक है बेटा, जी हाँ बिल्कुल। अगर देखा जाए यहां पर ये अरब सागर आप देखते हो, क्या बेटा? अरब सागर आप देखते हो, तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। अरब सागर अगर मानचित्र में देखा जाए तो यहां पर एक मानचित्र अगर मुझे मिल जाए तो बढ़िया है। कुछ मिल रहा है, हाँ, ये अगर देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी यहां पर है और अरब सागर यहां पर है। क्लियर है? बताइए, कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले फैक्ट पर आएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं क्या? 12 नंबर। किस क्षेत्र को दुनिया की छत कहा जाता है? अगर हम तिब्बत की बात करेंगे, आर्कटिक क्षेत्र की बात करेंगे, साइबेरिया और माउंट एवरेस्ट। वीडियो को लाइक करने के लिए हर बहन हर भाई का दिल से धन्यवाद। यहां पर जो आंसर हो जाएगा, तिब्बत को कहा जाता है दुनिया की छत कहा जाता है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर जाएगा ए के साथ। इसमें बताने की आवश्यकता ही नहीं, बहुत आसान प्रश्न था। हाँ, 13 नंबर देखिए, एसएसटी किस तरीके से अलग क्वेश्चंस को डेकोरेट करती है, यानी सीटेट एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में शामिल है। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा? क्या होगा आंसर? ठीक है, क्या बात है। अगर देखा जाए मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगर देखा जाए कौन से संविधान संशोधन से आए थे, तो 42वें संविधान संशोधन से आए थे। कौन से वर्ष आए थे, तो 1976 में ये जोड़े गए थे। याद रखिएगा, उनमें से जो है 10 को 1976 में जोड़ा गया था, बाद में जो है 11वां था, उसको 86वां संविधान संशोधन जब हुआ था 2002 में हुआ था, तब जोड़ा गया। तो याद रखिए 42वें में जो है 10 थे, और ये एक जो हुआ है ये 11वां हुआ है। क्या? ये हुआ है 86 में। तो यहां पर आंसर ए हो जाएगा कि संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के लिए सम्मान जो है ये शामिल है। अगले फैक्ट पर आएंगे 14 नंबर पर। 14 नंबर देखिएगा क्या है, कहता है द्विवार्षीय विधायिका वाले राज्यों में ऊपरी सदन के रूप में जाना जाता है। बहुत आसान है। देखिएगा, जिस तरीके से अगर हम भारत की बात करें तो उसमें होता है लोकसभा और राज्यसभा। इसी तरीके से जहां जहां राज्यों में 2 चीजें होती हैं, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। ये आपको याद रखना पड़ेगा।
तो जब हम लोकसभा की बात करते हैं भारत में तो ये होता है निम्न सदन होता है, यानी ये निचला सदन होता है। और राज्यसभा की बात करेंगे तो ये होता है ऊपरी सदन होता है। यहाँ भी ऊपरी पूछा गया है। तो ऐसे ही अगर हम विधानसभा की बात करेंगे तो ये हम निचले स्तर की बात करेंगे और ये हम ऊपरी स्तर की बात करेंगे। तो हमारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं, नीचे कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 15 नंबर, बताइएगा, जवाब दीजिएगा। भारतीय संसद के लिए कोरम क्या है? बताइए कोरम क्या है, जवाब दीजिएगा। बहुत सुंदर। देखिए दोस्तों, अगर कोरम की बात करें तो कोरम किसी सभा, संसद, समिति या कार्यकारिणी की बैठक के लिए आगत न्यूनतम आवश्यक जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या को, जैसे कोई सभा है, एक रूम में अगर हमें किसी को पढ़ाना है तो हम ये कहते हैं कि भैया इतने स्टूडेंट आ जाएंगे तभी हम पढ़ाएंगे। ऐसे ही क्या संसद में होता है कि इतने लोग अगर आ जाएंगे, इतने सदस्य आ जाएंगे तभी जो है कार्यवाही शुरू होगी। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर कोरम की बात करें कि संसद का कोरम कितना होता है तो गणपूर्ति जो होता है वो बेटा 10% होता है, ठीक है ना। और लोकसभा में जो गणपूर्ति होती है वो 55 सदस्यों की होती है। तो फिलहाल अगर हम इस क्वेश्चन में ऑप्शन पर जाते हैं तो बेटा वो क्या हो जाएगा, बताइए, कुल सदस्य का 10वां हिस्सा हो जाएगा। वही अगर देखा जाए 100 है तो 10% यहां पर ऑप्शन जाएगा सी के साथ। संसद में सरकार विधेयक का क्या अर्थ है? अब देखिए, संसद में सरकार विधेयक का अर्थ क्या है, बताइए, जवाब दीजिएगा। सरकार विधेयक, अब विधेयक की बात करें तो विधेयक तो किसी में भी पेश किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक जो है केवल लोकसभा का पार्ट है। अगर मैं आपसे बात करूं कि संसद में सरकार विधेयक का क्या अर्थ है तो रूलिंग पार्टी के सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक, सरकार द्वारा अनुमोदित विधेयक, केवल प्रधानमंत्री ही विधेयक प्रस्तुत करेगा, गलत बात, संसद के दोनों सदनों में किसी मंत्री द्वारा, ये कोई भी हो सकता है, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, जिसके तहत संवैधानिक अनुच्छेद राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति है। आपको बताना है कि वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। कमेंट कीजिएगा दोस्तों। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं, ये आपको बताना ही बताना है। क्या बात है, अगर नहीं बताते तो क्वेश्चन थोड़ा सा क्या कर लेना है, आपको रिमाइंड कर लेना है, जिससे चीजें आप भूले ना। हाँ जी, देखिएगा, न्यायालय से परामर्श करने में राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है वो होती है आर्टिकल 143 होती है, ये आपको याद रखना है। 143 के अंतर्गत क्या हो जाएगा, 143 के अंतर्गत जो है न्यायालय में जो है राष्ट्रपति जो है क्या कर सकता है, राष्ट्रपति परामर्श लेगा। ये बात दिमाग में बैठा लेना। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो अनुच्छेद क्या, भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो अनुच्छेद 55 के तहत होता है, ये भी आपको याद रखना है। और अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है कि भारत में अगर एक राष्ट्रपति होगा तो 52 के तहत होगा, और निर्वाचन जो चुनाव होगा वो 55 के तहत, और जो परामर्श लेगा वो 143 के तहत। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग कहां पर अवस्थित है? हल्दिया, देहरादून, अंकलेश्वर और कैम्बे। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग कहां पर अवस्थित है दोस्तों, आपको लॉक करना है। तो ये जो है हल्दिया में हो जाएगा क्या, कमेंट करिएगा, बताइएगा, जवाब दीजिएगा। देहरादून में बेटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी लॉक हो जाएगा। ये कहां है, देहरादून में है, और ये देहरादून ये पड़ता है आपका उत्तराखंड में पड़ता है। क्लियर है। काकरा पार सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज और बता दीजिएगा, काकरापार पड़ता कहां पर है? काकरापार एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है कि काकरापार परमाणु जो ऊर्जा क्षेत्र है ये कहां पर है, तो ये दोस्तों आपका है गुजरात क्षेत्र में। ये क्वेश्चन देखिए कितने बनाएगा, ये गुजरात क्षेत्र में है। गुजरात में कहां पर दोस्तों, सूरत क्षेत्र में है। सूरत में किस नदी के किनारे है, तो ये नदी है दोस्तों कौन सी, ये नदी है दोस्तों तापी नदी है। क्या बताइए, क्या ये तापी नदी है? तो ये देखिएगा, परमाणु केंद्र की बात करें तो काकरापार गुजरात में है, सूरत और तापी नदी के समीप स्थित है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट ऐसा जो एग्जाम की दम निकाल दे, और दम एग्जाम की अगर निकलेगी तो क्वेश्चंस की तो दम निकलेगी ही निकलेगी। 20 नंबर आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? अगर चाय के प्रमुख उत्पादकों में बात करोगे 20 नंबर आपके स्क्रीन पर है, कहता है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और केरल। अगर देखा जाए दोस्तों तो राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है तो ये हो जाएगा असम। ये बहुत आसान प्रश्न था। असम को अगर देखा जाए तो असम कहां पर है, असम यहां पर है, जिसको असोम कहा जाता है, और असम में चाय के साथ साथ गेंडे बहुत पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
भारतीय रेगिस्तान की एक महत्वपूर्ण नदी है, आपको लॉक करना है। तो रेगिस्तान की एक महत्वपूर्ण नदी जो है लूनी, नर्मदा, कृष्णा, व्यास। तो यहां पर अगर देखा जाए 21 नंबर का जो आंसर है बेटा वो किसके साथ चला जाएगा, वो चला जाएगा लूनी नदी के साथ, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। बताइएगा, जवाब दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। थोड़ा सा आपको लगेगा कि अरे ये सर क्या हो सकता है, गोरुमारा भी आ सकता है, तो बहुत से बच्चों ने नया नाम सुना होगा। तो देखिए गोरुमारा जो है ये है वेस्ट बंगाल का हिस्सा है, ऑप्शन डी चला जाएगा। पश्चिम बंगाल देखा जाए तो ये रेड कलर का है। पश्चिम बंगाल में एक बहुत प्रमुख त्यौहार होता है जिसका नाम है दुर्गा पूजा। क्या होता है? दुर्गा पूजा होता है, ये बात आपको याद रखनी है। पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक होता है जिसको कहा जाता है स्वर्ण रेशा, यानी स्वर्ण रेशा कहा जाता है, जिसको जूट कहा जाता है। जूट का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा। निम्नलिखित में कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? डोडा बेटा, अनाईमुडी, महेंद्रगिरी, मुखुर्थी। इस क्वेश्चन के आंसर की बात अगर करेंगे मेरे लाल, तो अगर देखा जाए पूर्वी शिखर, बताइए पूर्वी शिखर कहां पर होगा? डोडा बेटा वाले कितने बच्चे हैं? महेंद्रगिरी वाले कितने बच्चे हैं? बताओ बताओ जल्दी। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है। स्वागत है हर शेरनी का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आपको डेकोरेटेड मिलेगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। महेंद्रगिरी भारत के उड़ीसा जिले में है और महेंद्रगिरी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं कि जो पॉइंट अगर एग्जाम में आ जाए कि महेंद्रगिरी है कहां पर, तो ये उड़ीसा में हो जाएगा। महेंद्रगिरी चोटी चोटी जो है पूर्वी घाट की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है, ऊंची चोटी है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में कौन रेडियो कार्यक्रम में मन की बात से संबंधित है? अगर आप नरेंद्र मोदी की बात करोगे, नावेद की बात करोगे, रामनाथ कोविंद की बात करोगे, मलिस्का की बात करोगे, तो मन की बात से संबंधित जो है नरेंद्र मोदी रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री के रूप में फिलहाल अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 25। गौड़िया नृत्य भारत के किस राज्य में जो है किस भाग में एक शास्त्रीय नृत्य है? भारत के किस भाग में? क्या क्वेश्चन बनाया, देखिए ये क्वेश्चन होता है एसएसटी का कठिन लेवल का क्वेश्चन। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, ओके, क्लियर। हाँ, कनेक्शन बेटा ठीक है। गौड़िया नृत्य की बात करें तो ये गौड़िया नृत्य बंगाल और देश के असम क्षेत्र में, यानी अगर देखा जाए तो भारत के जितने भी पूर्वी क्षेत्र हैं, मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगर चित्र की बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है इसमें गौड़िया नृत्य होता है। क्या होता है बेटा? गौड़िया नृत्य होता है। ये बात दिमाग में बैठा लो, आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेगा। गौड़िया नृत्य पूछा जाए कभी भी कहाँ होता है, तो गौड़िया नृत्य भारत के पूर्वी हिस्से में होता है, जो पूर्वोत्तर राज्य कहलाता है। जैसे मणिपुर हुआ, उड़ीसा हुआ, असम हुआ, बंगाल हुआ, यहाँ तक कि इवन बंगाल भी लिया जाता है। क्लियर है? तो ये चीज आपको याद रखना है कि गौड़िया नृत्य भारत के पूर्वी हिस्से का एक बड़ा जो है क्षेत्र है, नृत्य शैली है। और यह एक नृत्य शैली है। क्या है? यह एक नृत्य शैली है जो नाट्य शास्त्र से उत्पन्न हुई है। क्या? जो नाट्य शास्त्र से उत्पन्न हुई है, यह बात आपको याद रखनी है। अगला फैक्ट 26। मौर्य साम्राज्य के पूर्व भारतीय प्रांत की राजधानी डॉट डॉट में थी। मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी क्या थी? आपको कमेंट करना है, आपको जवाब देना है। क्या बात है, 26 नंबर पर अपन आ चुके हैं। 26 नंबर को आपको जवाब देना है, जिसको तोसली कहा गया, और तोसली इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गदर पार्टी की स्थापना आपको बतानी है। गदर पार्टी की स्थापना को किसके द्वारा किया गया और कब किया गया, ये दो फैक्ट आपसे पूछ सकता है। हाँ, गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1913 को, तो जुलाई छोड़ो, 1913 आपको याद रखनी है ना? 1913 आपको याद रखनी है। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो गदर पार्टी को अगर सबसे पहले देखा जाए तो सोहन सिंह भाकना 1913 में सोहन सिंह भाकना के द्वारा की गई थी। अब ऑप्शंस में तो भैया आप कहोगे कि सर ये सोहन सिंह भाकना है नहीं। अब आपको क्या करेंगे? तो अब बात आती है कि लाला हरदयाल। अब लाला हरदयाल की बात जब आए तो स्वतंत्रता संग्राम में कूदे और लाला हरदयाल ने अमेरिका में जाकर गदर पार्टी की स्थापना करी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन के हिसाब से लगाना बेटा। तो यहां पर अगर पूछा जाए कि गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह ने कहां की, तो फ्रांसिस्को में की, और इन्होंने कहां की? अमेरिका में की जाके। क्लियर है? 28 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलो, क्लियर है।
देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आपसे कह रहा है क्या, आपसे कह रहा है दोस्तों यहां पर कि पार्श्वनाथ डॉट डॉट जैन तीर्थंकर थे। आपको पता है कि भारत में और विश्व में जैन और बौद्ध के संप्रदाय देखे जाते हैं, हिंदू संप्रदाय देखे जाते हैं, अलग अलग तरीके के संप्रदाय देखे जाते हैं। जैनिज्म की बात अगर की जाए तो भारत में अगर पार्श्वनाथ की बात की जाए तो पार्श्वनाथ और जो है महावीर स्वामी बहुत पूछे जाते हैं। तो ये जो है 23 में माने जाते हैं। क्या बेटा? 23 में माने जाते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपसे क्वेश्चन बेटा पूछूंगा कि ये बताइएगा कि पहला तीर्थंकर कौन था। हाँ जी, प्रथम तीर्थंकर कौन था? ठीक है, प्रथम तीर्थंकर बेटा कौन था, ये कमेंट कीजिएगा, मैं ही बता देता हूं। 29 आपके स्क्रीन पर है। प्रथम तीर्थंकर कौन था? ऋषभ देव माने गए, ऋषभ देव माने गए। पार्श्वनाथ 23 में थे। महावीर की बात करें, महावीर स्वामी 24 में थे। ये पहले थे, ये 23 में थे। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है? पश्चिमी तट का मतलब समझते हो आप? पश्चिमी तट का मतलब समझते हो? नहीं समझते हो? मैं बताता हूं। ये पूर्वी तट है भारत का, ये दक्षिण भारत है, और ये है पश्चिमी तट। पश्चिमी तट की अगर मैं बात करूं तो आपको बताना है। हाँ जी, क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर तो एग्जाम क्लियर। चारों चीजें मैं आपको बता देता हूं। हल्दिया जो बंदरगाह है ये कहां पर है, ये एग्जाम में अगर पूछा जाए। हल्दिया बंदरगाह बेटा कहां पर है? तो हल्दिया बंदरगाह है वेस्ट बंगाल में है, यानी पश्चिम बंगाल में है। पूछा जाएगा एग्जाम में, अगर पूछ लिया जाए कि तूतीकोरिन बंदरगाह कहां पर है, बोलो जल्दी से कमेंट करो। तूतीकोरिन बंदरगाह कहां पर है? तो तमिलनाडु में है। पारादीप बंदरगाह कहां पर है? कमेंट कीजिएगा, पारादीप बंदरगाह कहां पर है? उड़ीसा में जितने बच्चे मार रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो उड़ीसा के साथ, ठीक है, उड़ीसा के साथ। और कांडला बंदरगाह कहां पर है? गुजरात में। तो आप ये बताओ इसमें पश्चिम में कौन होगा? तो गुजरात होगा, डी हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो गुजरात की जब भी बात होती है तो यहां पर पाया जाता है। ये उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ये सब कहां है ना। अगले क्वेश्चन 30 नंबर पर आइए। निम्नलिखित में कौन सी लगान व्यवस्था मुनरो प्रणाली भी कहलाती थी? आपको कमेंट करना है। मुनरो प्रणाली जो है कौन सी व्यवस्था कहलाती थी, बताइए। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। रैयतवाड़ी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब आई थी? तो 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था आई थी। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा ए लॉक हो जाएगा। 31 नंबर आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से क्वेश्चन है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था। तो यह क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो मैं आपको बताता हूं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को 1990 में भारत रत्न देने का यहां पर घोषणा किया गया। अगले फैक्ट पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 32। पोलैंड की मुद्रा बेटा क्या है? तो पोलैंड एक ऐसा देश जिसको एक बेहतरीन राष्ट्र माना जाता है और काफी सुर्खियों में रहा है पिछले कई सालों पहले। पोलैंड की बात करें तो यहां पर जलाटी इसकी मुद्रा हो जाएगी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। इसमें कोई ज्यादा डिस्कस करने वाली बात है नहीं। अगले क्वेश्चन 33 पर बढ़ेंगे। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका जो है रीजेंट कौन रहा? रीजेंट का मतलब होता है संरक्षक कौन रहा, देखभाल करने वाला कौन रहा? अकबर के आरंभिक दिनों में उसका संरक्षक रहा है कौन? बैरम खां रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो गया। ठीक है ना। तो यहां पर बी ऑप्शन को हम लॉक करेंगे। बैरम खां अकबर के साथ बहुत ही इस तरीके से कार्य किया जिस तरीके से एक पिता कार्य करता है। ठीक है ना। चलिए, और सारी बाधाओं से बैरम खां ने अकबर को बचाया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अकबर जो राजा बना था वो बैरम खां के संरक्षक में ही बना था। क्वेश्चन नंबर 34। जीवाणु के कारण मनुष्यों और मवेशियों में होने वाली खतरनाक बीमारी को क्या कहा जाता है? छोटी माता, खसरा, एंथ्रेक्स और मलेरिया। अगर हम जीवाणु की बात करें तो एंथ्रेक्स होता है एक ऐसा जो है, क्या एंथ्रेक्स जो है बीमारी कही जाती है जो मनुष्यों और मवेशियों में हो जाती है, बैक्टीरिया के कारण होती है। और बैक्टीरिया की मैं बात करूं तो बैक्टीरिया को खोजा किसने है? ल्यूवेनहॉक ने खोजा है। याद रखिएगा, तंबाकू के मोज़ेक रोग की बात करते हैं ये ल्यूवेनहॉक। अगले क्वेश्चन 35 देखिए, ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम एसएसटी का प्रश्न जो हर बार आता है। हर बार कुछ तोड़ मरोड़ कर पूछ लेता है, कहीं मशीनों से क्वेश्चन, कहीं घरों से क्वेश्चन। ऐसे ही तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब तंतु से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाएगी वो बुनाई, ओटाई, कताई या बुनना, तो दोस्तों ये कहलाती है कताई कहलाती है, जिससे कताई की जाती है। सूत का कताना
है ना, जिसको आप अगर बुजुर्गों से अब देखेंगे, जो हम लोग आज कपड़े पहनते हैं, ये तो हम लोग पहनते हैं क्या, हम लोग पहनते हैं मशीनों के कपड़े। पहले जो कपड़े बनते थे वो बनते थे कताई करके, हाथों से बनाए जाते थे, और बहुत ही ऐसी बिनाई होती थी जिसको आप पता नहीं कर सकते थे। 36 देखिएगा, पंथी निम्नलिखित में किस राज्य का लोक नृत्य है। अब पंथी की बात अगर की जाए तो ये क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ राज्य से आता है। और अगर पूछ लिया जाए दोस्तों, देखिए जो पंथी है, क्या है, पंथी जो है नृत्य किया जाता है, ये छत्तीसगढ़ में किया जाता है। मशहूर छत्तीसगढ़ में जो है अपनी नदी जंगल पहाड़ों के लिए ये मशहूर है, ठीक है ना। यह एक बड़ा जबरदस्त एक ऐसा खास दिन होता है जो दिसंबर में मनाया जाता है, क्योंकि ये गुरु घासीदास जी का जन्मदास है। क्वेश्चन में आता है कि ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो घासीदास जो है इनके जो संप्रदाय के गुरु रहे हैं। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ के साथ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे, आपको जवाब देना है। हाँ, एक और क्वेश्चन मैं यहीं पर बता देता हूं, पा से पंथी याद रखिएगा और पा से पड़वानी याद रखिएगा। ये दोनों नृत्य आपके छत्तीसगढ़ में होते हैं। क्या, दोनों नृत्य आपके छत्तीसगढ़ में होते हैं, इसलिए इसको आपको याद रखना है। और इस पड़वानी नृत्य में महाभारत की कथाओं का वर्णन किया जाता है, और पंथी में घासीदास के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जिसमें जंगल पहाड़ आदि का दृश्य होता है। दिसंबर महीने में मनाया जाता है। असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया था। असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस के, अगर पूछा जाए कि असहयोग जो प्रस्ताव है वो जो है कब लाया गया, तो आपका जवाब क्या होगा, अब बताइएगा। असहयोग प्रस्ताव को, यहाँ असहयोग एक आंदोलन भी होता है, आंदोलन असहयोग हुआ था 1920 में हुआ था। असहयोग प्रस्ताव की बात करें तो कलकत्ता के साथ जाएगा। कलकत्ता वही कलकत्ता जो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, बताइए। मांडू महोत्सव निम्नलिखित में किस राज्य का प्रसिद्ध हिस्सा है। मांडू महोत्सव हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध हिस्सा है। हरियाणा राज्य के साथ हम ऑप्शंस के साथ चले जाएंगे। हरियाणा राज्य की बात करें तो करनाल में डेयरी यानी दुग्ध डेयरी अनुसंधान केंद्र है। क्वेश्चन में अगर आ जाए भारत का दुग्ध अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो हरियाणा में है। क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा पौधे कहाँ पर पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा पेड़ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़्यादा वृक्ष कहाँ पर पाए जाएंगे, तो ये पाए जाएंगे मध्य प्रदेश में। और सबसे कम वृक्ष कहाँ पर पाए जाएंगे, कम वृक्ष दोस्तों कहाँ पर पाए जाएंगे, तो ये पाए जाएंगे हरियाणा में पाए जाएंगे, इसलिए ये कम वृक्षों के लिए भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में किस देश में अवस्थित है। तो एशियाई की बात करें तो एशियाई जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसको कहा जाता है क्या, जल्दी से बताइएगा। AII कहा जाता है, AIIV कहा जाता है, तो ये है चाइना में। और चाइना की राजधानी क्या है, कमेंट कीजिएगा फटाफट, बहुत आसान प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी जो है केरल सर्वाधिक आवश्यक या प्रधान फसल है, यानी कौन सी केरल की, ये क्वेश्चन होना चाहिए था, यहाँ पर की होना चाहिए था, कोई बात नहीं। केरल की सर्वाधिक आवश्यक या प्रधान फसल है। तो बेटा अगर देखा जाए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 40 नंबर का आंसर हो जाएगा। बताओ जवाब क्या होगा, चाय, कपास, कॉफी और चावल। अब देखा जाए यहाँ पर चावल बहुत से बच्चे मारेंगे, अरे भाई चावल तो पश्चिम बंगाल की हो जाएगी। कॉफी की बात करें तो यही दोस्तों क्या हो जाता है, केरल और कर्नाटक क्षेत्र में सबसे ज्यादा कॉफी होती है। कपास की बात करेंगे तो ये गुजरात में चला जाता है, गुजरात का हिस्सा। और चाय की बात करेंगे तो ये असम। समझिएगा, राइटिंग पर मत जाइएगा क्योंकि ये पॉइंटर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर के आंसर हो जाएगा बी के साथ, कॉफी हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। अब मसाला होता तो मसाला तो ठोक ही देते, अब ऑप्शन है लगाना है। किस वर्ष भारत में बजट प्रणाली शुरू करी गई थी, 1867 में, 1860 में, 1897 में या 1890 में। 41 नंबर का जो आंसर है वो 1860 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला थोड़ा सा फास्ट, 1946 में निम्नलिखित में किसे संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की बात करें तो एक बात अलग है। ये SST है दोस्तों, सीटेट आप पढ़ रहे हो, बहुत टफ क्वेश्चन आपको देखने को कभी कभी मिल जाते हैं, कभी कभी बहुत सरल देखने को मिल जाते हैं, सब कुछ पढ़ना है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, HP मुखर्जी। अगला, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, जवाब दीजिएगा, बताइए बताइए दोस्तों क्या होगा। जब आप एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की बात करेंगे तो विलियम जोन्स ने करी थी, ठीक है।
1784 में करी थी, इसलिए 1784 इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 44 नंबर। 44 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में पशुवैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित था। अश्वमेध, अश्वमेध जो यज्ञ किया जाता था, आपको पता है ना, घोड़े को पकड़ा जाता था, इसलिए जिसने पकड़ लिया, या फिर जो है ऑप्शन जाएगा ए के साथ, ए हो जाएगा। 45, निम्नलिखित में कौन सा राजा समुद्रगुप्त के दरबारी में एक कवि और मंत्री थे? आपको लॉक करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, एग्जाम में बहुत ट्रेंड होता है, और पूरे भारत में अगर हिस्ट्री की बात करी जाए तो हिस्ट्री इतिहास में ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग लेवल में पूछा जाता है। समुद्रगुप्त, देखिए समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। पहला, समुद्रगुप्त का दरबारी और कवि और मंत्री कौन था? तो हरिशेन था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा बी के साथ। काल्पनिक कस्बा मालगुडी डेज आपने खूब देखा होगा, एक चित्रहार भी आता था। मालगुडी डेज जो है आपने देखा होगा नेशनल चैनल पर। तो मालगुडी डेज जो है किसके द्वारा लिखित कहानियों में वर्णित किया गया था? तो मालगुडी जो है आर के नारायण के द्वारा किया गया था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। रस्किन बॉन्ड और प्रेमचंद्र भी बहुत ही ज्यादा जो है प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। अगले फैक्ट पर आएंगे। सौभाग्य योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सौभाग्य योजना आता है दोस्तों पर्यावरण, ऊर्जा, रेल और खाद्य। खाद्य में आएगा नहीं, रेल में आएगा नहीं, पर्यावरण में आएगा नहीं, ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। आंसर बी चला जाएगा। जोजिला दर्रा कहां पर अवस्थित है? बताइए। जोजिला दर्रा भारत में जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है। जोजिला जम्मू एंड कश्मीर के साथ जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो केरल जो है, केरल की बात करें तो ये भारत में सबसे नीचे, और जम्मू कश्मीर की बात करें ये भारत के सबसे ऊपर। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो केसर जो है सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो राजधानी झेलम नदी के किनारे उपस्थित है। अगला, निम्नलिखित में किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था? तुगलक काल में दोस्तों नहीं हुआ था खिड़की मस्जिद, फिरोज शाह कोटला, जामा मस्जिद और तुगलकाबाद। इस क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर है वो जामा मस्जिद के साथ चला जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। अगला, मीठे पानी की आपूर्ति के लिए कल्पसर परियोजना स्थित है। आपको जवाब देना है। कल्पसर परियोजना कहां पर स्थित है? 50 नंबर का आंसर ऑप्शन जाएगा भैया डी के साथ। गुजरात एक ऐसा राज्य जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। गुजरात एक ऐसा राज्य जो सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन करता है। गुजरात एक ऐसा राज्य जो सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन करता है। और गुजरात एक ऐसा राज्य दोस्तों जो क्या है, पश्चिमी तट के लिए जाना जाता है। और गुजरात एक ऐसा राज्य जहां पर कांडला बंदरगाह है, जिसको दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो, 51 क्वेश्चंस में आप इंटर कर चुके हो। गोल गुंबज भारत के किस राज्य का हिस्सा है या भारत के किस राज्य में स्थित है? 2 क्वेश्चन लेकर आता है कि गोल गुंबज किसने बनवाया, तो एक आदिल शाह का नाम आता है। और गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर सी लॉक हो जाएगा। राइट ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 52 नंबर आपके स्क्रीन पर है। भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है बेटा? भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन दोस्तों आने वाले 50 और क्वेश्चन यानी 100 से यानी 101 तक हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे, 100 से लेकर 101 क्वेश्चन देखेंगे जो भारत की जो सर्वश्रेष्ठ एग्जाम प्रणाली यानी सी टेट की, एसएसटी की वीडियोस आपको कहीं ना कहीं यूट्यूब पर नंबर 1 ट्रेंड कराएगी। चलिए, भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति बेटा करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएगा। राष्ट्रपति की बात करें तो भारत में जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों वो आर्टिकल 52 के अंतर्गत होता है। क्या, कमेंट करिएगा। भारत में राष्ट्रपति जो होता है वो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, ध्यान दीजिएगा, इन तीनों सेनाओं का क्या होता है? सर्वोच्च सेनापति होता है। क्या होता है? सर्वोच्च सेनापति होता है। ये बात याद रखना है। राष्ट्रपति की बात करें तो दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगती है जिससे उसको हटाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 53, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कौन सी लड़ाई हुई थी? कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे, क्या बात है, जवाब दीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं क्या, तराइन की जो लड़ाई है, तराइन की जो लड़ाई है दोस्तों वो कौन सी लड़ाई, तराइन की जो लड़ाई है वो कौन सी लड़ाई है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्या बात है, स्वागत है। हाँ, तराइन की लड़ाई जो है, खानवा की लड़ाई, तराइन की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर चला जाएगा ए के साथ, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। लेकिन आपको यह बताना है कि वो कौन सा युद्ध हुआ, वो कौन सा युद्ध हुआ कि जो तराइन का युद्ध कहलाया। तराइन का प्रथम जो युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था, ये फर्स्ट हुआ था।
1100 जो है 92 में जो युद्ध हुआ था, ये क्या हुआ था, ये सेकेंड हुआ था। अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि भैया ये बताइएगा कि कौन सी लड़ाई में कौन जीता कौन हारा। जीएसटी परिषद में कितने जो है सदस्य हैं, आपको कमेंट करना है। ठीक है, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं आपको बताना है। अब मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछता हूं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा ट्रेंड होते हैं। जीएसटी की बात करें तो यहां पर 33 सदस्य आपको लॉक करना है। जीएसटी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिएगा गुड्स सर्विस टैक्स क्या होता है। गुड्स सर्विस टैक्स जो है यहां पर क्या आपको याद रखना है कि इसका फुल फॉर्म होता है। साथ ही साथ जीएसटी को 2017 में लाया गया। इस बार ये क्वेश्चन आने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस बार शटर बंद हो रहे हैं। अब आप कहोगे कि सर शटर कैसे बंद हो रहे हैं। जीएसटी बड़ा खतरनाक हो गया है। इस समय जो व्यापारी वर्ग हैं वो बहुत परेशान है, क्योंकि जीएसटी का लेखा जोखा मांगने के लिए अब हर दुकान की बड़ी भारी मात्रा में चेकिंग हो रही है, जो यहाँ पर भारत में कारोबारियों के लिए एक दुखद खबर है। 55 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है। अगर आपको पेपर में थोड़ा इंटरेस्ट है, पेपर अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि जीएसटी का कितना बड़ा जो है यहाँ पर सिस्टम चल रहा है। सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है, तो सूरजकुंड झील जो है हरियाणा राज्य में स्थित है। हरियाणा राज्य में सूरजकुंड झील है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। सूरजकुंड मेला एग्जाम में अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि सूरजकुंड मेला कहाँ पर लगता है, और सूरजकुंड मेला एग्जाम में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट में पूछा जाता है, क्योंकि ये भारत के सर्वश्रेष्ठ मेला में से आता है। ठीक है ना, तो ये भी हरियाणा में ही आपको लॉक करना है। द साइलेंट क्राई के लेखक कौन है या लेखिका कौन है। हारुकी मुराकामी, केंजू बोरो ओए, जॉन मिल्टन या रस्किन बॉन्ड, आपको कमेंट करना है। ठीक है, बताइए। हाँ, द साइलेंट क्या है बेटा, द साइलेंट जो है क्राई, द साइलेंट क्राई को किसने लिखा है। द साइलेंट क्राई को ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में मारने वाले जो बच्चे हैं वो जाएंगे किसके साथ, बताइए। हाँ जी, बताइए दोस्तों, कंजू बोरा के साथ जाएंगे, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 57, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे, कमेंट कीजिएगा। 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे। 19वें सत्र के अध्यक्ष थे जो है लाल मोहन घोष थे। क्या लाल मोहन घोष थे, बोलिए बेटा। तो हम ये कहेंगे कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा, लाल मोहन घोष के साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें 1885 में स्थापना, और ये क्वेश्चन रहा 58 नंबर। कोशिका गुच्छ और बोमेन कैप्सूल शरीर के किस अंग के भाग हैं। ये क्वेश्चन आपको वो क्वेश्चन है जो एसएसटी एनसीईआरटी में पूछे जाते हैं सीटेट परीक्षा में। कोशिका गुच्छ और बोमेन कैप्सूल शरीर के किस अंग के भाग हैं। 58 नंबर का जो आंसर है दोस्तों वो गुर्दा के साथ चला जाएगा। गुर्दा यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर ब्रिलियंट। याद रखिएगा, ये कैप्सूल अगर बोमेन कैप्सूल आ जाए, ये बोमेन को बूमेन ना पढ़िएगा, बोमेन कैप्सूल ये गुर्दा के पार्ट हैं। गुर्दा को कहा जाता है बेटा किडनी कहा जाता है, और ये किडनी जो है, किडनी की जो इकाई होती है, गुर्दा की इकाई होती है, ये एक ही चीज़ दोस्तों, इसको कहा जाता है नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन यूनिट किसकी इकाई है, किडनी की इकाई है। चलिए, चलो भाई बताइए, तारे का रंग इसका एक संकेतक है। तारे का रंग इसका एक पृथ्वी से दूरी, सूर्य से दूरी, तापमान या लिमिनोसिटी, बताइए, जवाब दीजिएगा। तारे का जो रंग है वो किसका संकेतक है, तो बताता हूं दोस्तों, ये तापमान का संकेतक है। तापमान के जरिए ही तारा अपना रंग बदलता है। एक दग्ध तारा सुना होगा, श्वेत तारा सुना होगा, बामन तारा सुना होगा। चलिए क्वेश्चन एक और लेते हैं, पुस्तक से कहता है, पुस्तक 5 पॉइंट संबंध, कमेंट कीजिएगा। 5 पॉइंट संबंध आपको बतानी है कि आंसर क्या होगा। क्या बात है, हाँ, 5 पॉइंट संबंध जो है रिटन बाय, ये एक नोवेल है। क्या है, एक नोवेल है। नोवेल का मतलब आप समझते हो उपन्यास है, और ये एक नोवेल है दोस्तों, और ये है नोवेल बाई चेतन भगत है। नोवेल बाई चेतन भगत का मतलब है, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। तो 5 पॉइंट संबंध ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला, गोइंदी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है, कौन से राज्य में गोइंदी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, बताइए। क्या बात है, हाँ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों तमिलनाडु के साथ चला जाएगा। तमिलनाडु में जो है ये गोइंडी जो है इसको गिंडी कहा जाता है, और गिंडी का मतलब है ये चेन्नई में इसको जो है देखा जाता है। चेन्नई का एक बेहद सुंदर जो है राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना, जिसको गोइंडी राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहा जाता है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में है। क्लियर है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 62, नील नदी निम्नलिखित में किस देश में बहने वाली नदी नहीं है।
अगर देखा जाए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, नील नदी और अमेजन नदी। हाँ चलो बताओ। नील नदी की बात करें कि दुनिया की सबसे लंबी नदी, दुनिया की अगर पूछा जाए सबसे लंबी नदी कौन सी है बेटा, तो आप कहोगे नील। और सबसे बड़ी नदी जो अफवाह के क्षेत्र में आ जाती है वो कौन सी है, अमेजन। और अगर पूछा जाए भारत में सबसे बड़ी जो है, इंडियाज लार्जेस्ट, जो इंडिया की जो है सबसे बड़ी रिवर है वो है आपकी गंगा। लेकिन अगर बड़ी नदी की बात करी जाए, यानी लंबी नदी जो है गंगा, बड़ी नदी का मतलब अफवाह क्षेत्र चौड़े में आ जाता है, जिसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है ना, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। फिलहाल 10 देशों से होकर, 10 कंट्रीज, 10 देशों से होकर क्वेश्चन में अगर आ जाए कि कितने देशों से नील नदी बहती है, तो 10 देशों से बहती है, ठीक है ना। अफ्रीका की अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कहाँ की सबसे बड़ी नदी है ये, अफ्रीका की सबसे, है तो दुनिया की लेकिन अफ्रीका में आती है। अब बात आती है कि ये नदी किस देश से नहीं बहती है। 10 देशों में अल्जीरिया से नहीं बहती है, बाद बाकी सबसे बहती है, यानी अफ्रीका है, मिस्र है, ये मिस्र की नील नदी भी कही जाती है। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने की थी। नेटाल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो महात्मा गांधी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी को हम लॉक करेंगे। क्लियर है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था क्या, कमेंट करिए फटाफट। महात्मा गांधी की बात करें, हे राम, महात्मा गांधी की बात करें अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारी पत्रिकाओं का जो है अनावरण किया, हरिजन पत्रिका, इंडियन पीपल, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, यंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस उत्तर पूर्वी राज्य से हैं। मैरी कॉम कहाँ से आती हैं, ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन तो आपको ये बन जाता है कि मैरी कॉम किससे संबंधित है। मैरी कॉम खेल से संबंधित है क्या, उनका एक खेल है, मुक्केबाजी है। मैरी कॉम की अगर मैं बात करूं तो मणिपुर से आती हैं, इसलिए मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर में एक राष्ट्रीय उद्यान है जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है केवुल लमजाओ। क्या है, केवुल लामजाओ है। तो ये आपको याद रखना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस कोशिकांग को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। सेल का पावर हाउस, बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। चलो भाई, देखिए दोस्तों, अगर कहा जाए, क्या कहा जाए, एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है कि ये बताओ, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। आत्महत्या की थैली दोस्तों किसे कहा जाता है, कमेंट कीजिए। आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को, यानी लाइसोसोम को आत्मघाती या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसके अंदर 50 जो है, क्या है, 50 एंजाइम पाचक, जो 50 जो है पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। याद ये रहना है, इसको इंग्लिश में सुसाइड वैग भी कहा जाता है, किसको, लाइसोसोम को। लेकिन 65 नंबर का आंसर ये नहीं है, 65 नंबर का आंसर है बी, माइट्रोकाइंडिया हो जाएगा। माइट्रोकाइंडिया कहा जाता है सेल का पावर हाउस, यानी कोशिका का जो पावर हाउस है वो कहा जाता है माइट्रोकाइंडिया को। सुसाइड जो है बैग किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। और आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। मुझे नहीं लगता है 65 नंबर की अब जान बची होगी। 66 नंबर देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, बताइएगा, बताइएगा दोस्तों फटाफट। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल, पूरी डेट आती है एग्जाम में, ये कतई नहीं, आपको कतई नहीं इसको नज़रअंदाज करना है। जनरल डायर, आपको पता है जनरल डायर जो है यहाँ पर एक ऐसा शख्स था जिसने गोलियां चलवा दी थी। और ये जो जलियांवाला हत्याकांड था ये कहाँ का है, प्लेस जान लीजिएगा, अमृतसर में दोस्तों, ये आपको याद रखना है, अमृतसर जो भारत में है। अगर मैं आपको बात करूं तो यार फिलहाल अगर देखा जाए तो ये जो है नाइटहुड की जो उपाधि थी, नाइटहुड की जो उपाधि थी दोस्तों, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है वापस कर दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी। महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि वापस की थी, जरा जरा कमेंट कीजिएगा। चलो बताओ।
ठीक है। हाँ बताओ बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अरे भाई, केसरी ए हिंद हत्याकांड जो है, ये आपको मैं बता दूं, ये जो है, अच्छा रविन्द्रनाथ टैगोर में बाल गंगाधर तिलक पे तो नहीं मार गया था, मैं बोल तो सही रहा था, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो इसको सही कर लेना। लेकिन मैं ध्यान से मैं बता रहा हूँ, दो लोग थे, पहला दूसरा, एम के गांधी, महात्मा गांधी, और दूसरे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड, ठीक है, और ये केसर ए हिंद, केसर ए हिंद इनकी जो है उपाधि थी जो वापस करी थी। अगर केसर ए हिंद आए तो महात्मा गांधी, और रविन्द्रनाथ टैगोर आए तो आप नाइटहुड। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है बेटा? स्टीफन हॉकिंग, जॉन ग्रीन, निकोलस स्पार्क, सुजेम कॉलिंग। इस क्वेश्चन का आंसर 67 नंबर का आंसर क्या होगा, आपको कमेंट करना है। बताइए। स्टीफन हॉकिंग इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग का नाम ऐसा है जो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, एक जबरदस्त नाम है। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दरगाह कहाँ पर स्थित है? हाँ जी हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लॉक करेंगे, आप जवाब देंगे। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दरगाह कहाँ पर स्थित है? 68 नंबर का आंसर क्या है? 68 नंबर का आंसर है दोस्तों दिल्ली में है, अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाएगा। 69 नंबर आपके स्क्रीन पर है, अधिकार प्रक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक है, चलो ठीक है, क्लियर। अधिकार प्रक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि किस अधिकार से, यानी किस अधिकार से या वारंट से। इस क्वेश्चन का आंसर भाई पूछा जाता है ना, कि जिस तरीके से जो कोई भी अगर अवहेलना होती है, तो ये कुछ संविधान के ऐसे पॉइंट हैं, अधिकार प्रक्षा, प्रश्न प्रक्षा, और वहाँ पर 5 ऐसे पॉइंट आते हैं जहाँ पर ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अगले फैक्ट पर आएंगे 70 नंबर पर। 70 नंबर पर देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी स्थायी संस्था है? परिवार, राजनीतिक दल, रेड क्रॉस और यूएनओ। 70 नंबर देखिएगा, कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों, कि स्थायी संस्था के अंतर्गत पूछा जाए तो परिवार आता है। ये सब चेंजेबल है। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहेंगे, आपको बताना है। बताइए दोस्तों, आंसर क्या होगा? क्या बात है, बहुत सुंदर। ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन में आता है। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं, याद रखिएगा, कोंकण तट कहते हैं। जो कर्नाटक क्षेत्र, मालाबार तट जो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक मैप के जरिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये है भारत का दक्षिण भारत। कोरोमंडल तट की अगर मैं बात करूं तो कोरोमंडल तट हमेशा भारत का, कोरोमंडल तट क्या है? भारत का पूर्वी तट कहलाता है। क्या? भारत का पूर्वी तट, याद रखिएगा, भारत का पूर्वी तट जो है ये कोरोमंडल तट है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो आज के बाद ये गलती तो नहीं होगी। अगर मैं कह दूं ये जो भारत का क्या है, ये पार्ट जो है 3 से 4 पार्ट में बटा हुआ है। भारत का जो दमन से गोवा तक क्या है, दमन से गोवा तक, दमन से अगर गोवा की बात कर लें तो ये वाला जो पार्ट, इसके बीच में जो पार्ट आ रहा है ये वाला, ये आ रहा है आपका कोंकण तट। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। दमन से गोवा, और गोवा से जो आपका कर्नाटक आ रहा है, यहाँ पर कर्नाटक, अगर कर्नाटक की मैं बात कर लूँ तो ये कर्नाटक के बीच में जो पार्ट आ रहा है, गोवा और कर्नाटक के बीच में, ये आ रहा है आपका केनरा तट। क्या आ रहा है? ये है आपका केनरा तट। क्या है? केनरा तट। ये है ऊपर का आपका कोंकण तट जो दमन से गोवा के बीच में है। गोवा से कर्नाटक में केकड़ है, वो क्या नाम, केनरा है, और यहां से लेकर केरल, ये जो है आपका केरल हो जाएगा। अब इसके बीच में जो आएगा तो ये अब आपका पार्ट मालाबार तट कहलाएगा। क्या? मालाबार तट कहलाएगा। तो केरल से कर्नाटक के बीच में मालाबार है, कर्नाटक से गोवा के बीच में केनरा तट है, गोवा से आपका दमन के बीच में कोंकण तट है। इसलिए पूछा है भारत का सबसे उत्तरी वाला, उत्तरी में कोंकण है। चलिए अगला क्वेश्चन, इससे ज्यादा डिफाइन नहीं हो सकता। 72 नंबर, नल्ला मलाई पहाड़ियां किस राज्य में अवस्थित है? कमेंट कीजिएगा। नल्ला मलाई पहाड़ियां आपको बतानी है, आपको जवाब देना है। ब्रिलियंट बच्चों के लिए ब्रिलियंट वाला क्वेश्चन। नल्ला मलाई जो है आपका आंध्र प्रदेश के साथ बच्चे लॉक कर रहे हैं, बताइए। चलो, क्या बात है। हाँ, नल्ला मलाई जो हिल्स हैं बेटा,
वो आंध्र प्रदेश की पर्वतमाला है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है, ये सी हो जाएगा। और ये जो है आंध्र प्रदेश तेलंगाना की जो सीमा है, जिसको कहा जाता है नलगोंडा जिला, वहां पर जो है स्थित है। क्लियर है, चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। यहीं पर कृष्णा नदी भी बहती है। 73 देखिएगा, निम्नलिखित में किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए, आपको बताना है, जवाब देना है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं हड़प्पा की, तो पहली बात तो आपको क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है, हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। कमेंट में हमेशा याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछ दे कि मोहनजोदड़ो, तब आप क्या करेंगे बताइए? मोहनजोदड़ो के लिए आप क्या करेंगे? तो मोहनजोदड़ो के लिए आप सिंधु मारेंगे। क्या? मोहनजोदड़ो के लिए आप सिंधु मारेंगे, ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। सिंधु, सिंधु जो है मोहनजोदड़ो के लिए। यहाँ पर ए बी दोनों है बेटा, तो यहाँ पर ए बी नहीं है, विकल्प गलत है। ए और अच्छा, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। आंसर हमारा डी ही हो जाएगा। मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि अब विकल्प देखिएगा कैसे रख दिए टाइपराइटर ने, ए सी बी और डी। अब डी में देखिएगा ए बी दोनों हैं, और ये टाइपराइटर की गलती नहीं है, ये दोस्तों आजकल के क्वेश्चंस का ट्रेंड है। क्योंकि जहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं, जिस तरीके से क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं वही, क्योंकि देखिए रावी है जो हड़प्पा, और जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु, इसलिए ए बी दोनों हो जाएगा। महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था? आपको कमेंट करना है दोस्तों। महावीर का जन्म जो है किस जो है कुल में हुआ था? अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको जवाब देना है। ये ज्ञात्रक कुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ज्ञात्रक कुल हो जाएगा। बहुत से बच्चे, हाँ बहुत से बच्चे ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं। चलो भाई बताओ। देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं, ज्ञात्रक यहां पर इसलिए हो जाएगा क्योंकि इनको माना जाता है, इसी को माना जाता है इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश माना जाता है। और इक्ष्वाकु वंश के बाद अगर मैं बात करूं तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। राजा सिद्धार्थ की बात करें और रानी त्रिशला की बात करें तो इनके यहाँ ये जन्म हुआ था, और उस समय तिथि जो थी दोस्तों तेरस थी। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक किस भाषा में रचना किए किए गए हैं? आपको कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन में ये भी आता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। कहा जाता है कि ये बताइएगा त्रिपिटक जो है वो किस से संबंधित हैं? आपने पढ़ा होगा ना, आपने क्वेश्चंस लगाए होंगे। बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, बोलो राइट ना? कंसेप्ट क्लियर? और ये दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो किसके साथ? पाली के साथ चला जाएगा। आंसर हमारा सी लॉक हो जाएगा। लास्ट के 25 क्वेश्चंस हम देखेंगे, एसएसटी में आने वाले क्वेश्चंस, ट्रेंड होने वाले क्वेश्चंस दोस्तों। चलिए, बहुत सुंदर। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? आपको लॉक करना है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या तमिल होगी, खरोष्टी होगी, अज्ञात होगी या ब्राह्मी होगी? दोस्तों बहुत बढ़िया। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या होगी? तमिल, खरोष्टी, अज्ञात या ब्राह्मी? तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कितना है, 76 नंबर जो है अज्ञात मानी जाती है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि लिपि को पढ़ने में बहुत सारी समस्याएं हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। 77। निम्नलिखित में किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को अपनी मूर्खता की पहचान न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? यानी दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता की पहचान, मूर्खता की पहचान, न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है। ऐसा भी कहा है, क्या बात है। दीन ए इलाही धर्म किसने स्टार्ट किया था? अकबर ने, पहला क्वेश्चन। और कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने ये कहा कि ये तो भाई मूर्खता की पहचान है, ये बुद्धिमत्ता का स्मारक नहीं है? चलिए बताइए। ये कहा था विंसेंट ने कहा था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी फॉर विंसेंट। अगला, निम्नलिखित में कौन एक जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है? चलो भाई जवाब दीजिएगा। स्वागत है। देखिए सारनाथ में जो है जानवर है 4। सारनाथ में 4 जानवर है। क्वेश्चन में अगर ऐसे आए कि 4 2 1 जो है 3, तो सारनाथ में कितने जानवर हैं? तो 4 हैं। पहला क्वेश्चन ये। सारनाथ में कौन कौन जानवर हैं? तो पहला है दोस्तों बैल है, दूसरा आपका हाथी है, तीसरा आपका घोड़ा है, चौथा आपका शेर है। ये 4 जानवर दोस्तों आपके क्या है सारनाथ में अवस्थित हैं। अब आप यही बता दीजिएगा कौन सा नहीं है। तो मुझे लगता है क्या बैल तो सांड हो जाएगा, हिरण हो जाएगा। क्या हिरण हो जाएगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा?
हिरण हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत से बच्चे कहेंगे सर ए। अरे भाई सांड को बैल कह लोगे, कौन सा दिक्कत है? योगीराज, योगी 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 आजकल चल रहे हैं बहुत सारे, है ना। बहुत सारे जो है योगीराज में आपको सांड मिल जाएंगे, बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, ये एक निगेटिव पॉइंट है। अच्छा पॉइंट देखोगे तो उनका एक इन्वायरमेंट मिल गया है, क्योंकि देखिए पशु पक्षियों का ही एक इन्वायरमेंट होता है। बुरे फैक्ट में देखोगे तो किसानों का कहना है कि भाई हमारी फसलों का नाश हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, ये भी एक बुरा फैक्ट है। दूसरा फैक्ट अगर देखोगे तो किसी भी वक्त जो है हम लोग चल रहे होते हैं तो उस वक्त जो है आ जाते हैं और उनको भी चोट होती है, उनको भी क्षति होती है और हम लोगों को भी क्षति होती है। इसलिए कहीं ना कहीं ये बुरे फैक्ट हैं, अच्छे फैक्ट भी हैं बुरे फैक्ट भी। हर चीज़ का एक निगेटिव पहलू होता है, पॉजिटिव पहलू होता है। और फिलहाल 79, बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था? बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया से। बोध गया कैसे याद रखोगे? बोध गया, बोध का मतलब होता है ज्ञान। अगला, प्रारंभिक बौद्ध की बात करें तो प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना जो है किसमें की गई थी आपको बताना है। तो ये की गई थी दोस्तों पाली में की गई थी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन जाएगा बी के साथ। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक भी पाली से संबंधित है क्या? कमेंट कीजिए। महावीर की माता का नाम क्या था? बताइए महावीर की माता का नाम। दो क्वेश्चन बनते हैं। महावीर के पिता का नाम, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ। पिता कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है, मैं आपको बताता हूं। पिता, माता। अच्छा अगर मैं आपसे पूछ लूं कि पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम क्या था? महावीर शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन करी शादी क्या? बताइए बताइए। पत्नी का नाम बेटा यशोदा। पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पुत्री का जो नाम था, ये पुत्री है, ठीक है, ये पुत्री है। चलो, नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर है? नालंदा विश्वविद्यालय आपको लॉक करना है बेटा, क्लियर है। 82 नंबर, 82 नंबर आपको बताना है। नालंदा विश्वविद्यालय है बिहार में, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी। विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा के महत्वपूर्ण किलों को छीना था? आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइएगा दोस्तों। बहुत सुंदर, हरिहर सेकंड के साथ जाएगा, ऑप्शन जाएगा भाई सी के साथ। तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में किस वंश का शासन था? आइए, ऐसे फैक्ट को जो थोड़े से कठिन फैक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तालीकोटा से क्वेश्चन आएगा, तराइन से क्वेश्चन आएगा। तालीकोटा की बात करें तो तालीकोटा युद्ध जो है मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, तालीकोटा जो युद्ध है इसका आपको सन पूछ सकता है 1565 में, यानी 26 जनवरी का समय था। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। विजयनगर साम्राज्य के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। इस लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा। विजयनगर साम्राज्य हारा था, यह बात आपको याद रखना है। तालीकोटा का युद्ध की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है 84 नंबर में तुलुब जो है इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। अगला, कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण कराया, जो कि वर्तमान राज्य में स्थित है। आप अगर हम्पी की बात करते हो ना, हम्पी कहाँ पर है? हम्पी किसकी राजधानी थी? तो हम्पी जो है दक्षिण भारत के पुराने शहर विजयनगर का एक छोटा सा गांव था। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, ये भी अभी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं ये हम्पी कहाँ पर, तो हम कहेंगे कि भाई कर्नाटक का हिस्सा था, और विजयनगर कर्नाटक में पड़ता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक का पार्ट था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन जाएगा ए के साथ। तो हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। हम्पी में कृष्णा स्वामी मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में, है ना, याद रखिएगा। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, आपको बताना है, कमेंट करना है, ठीक है। हाँ, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो मुमताज महल। अब मुमताज महल की बात करें तो सी हो जाएगा। अपना पसंदीदा दीदा जो पत्नी है, अपना पसंदीदी पत्नी जो है वो है मुमताज़ महल के मकबरे के लिए शुरुआत किया था ताजमहल का निर्माण। 1628 से 1658 के बीच में इसने जो है शासन किया था। 1632 में जो है इसका जो है ताजमहल का निर्माण समथिंग समथिंग कराया था। सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है।
सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है, बिल्कुल अलग एसएसटी होती है। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ये अगर आप पहली बार अभी आ रहे हैं तो ये पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक, ये आपको एसएसटी पता चलेगी कि एसएसटी आती कैसी है। सत्याग्रह की बात करी जाए दोस्तों तो आपको बताना है कि सत्याग्रह की अभिव्यक्ति जो होती है ये किसके लिए, असहयोग में, सत्याग्रह के लिए असहयोग में होती है, यानी असहयोग की बात करी गई थी। सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह। अगले क्वेश्चन नंबर 88 पर आएंगे। मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को स्वीकार कब किया था? पृथक मुस्लिम लीग 1940 के लाहौर अधिवेशन में किया था बेटा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। अगले फैक्ट पर आएंगे 89। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? 89 नंबर। तो ये चला जाएगा आपको किसके साथ? पहला गवर्नर जनरल कौन था? 89 सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ। स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी? स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, केरल। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान है कि केरल में, अगर नहीं पता है तो केरल आपको याद रखना है। सबसे साक्षरता में नंबर 1 केरल है। केरल में अगर नारियल उत्पादन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा होता है। केरल में नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाई जाती है। केरल की बात करें तो दोस्तों केरल में हाथी पाए जाते हैं। केरल में नारियल, केरल में हाथी, केरल में मसाला, केरल में कॉफ़ी का उत्पादन भी कर्नाटक के दूसरे नंबर पर होता है, यानी कर्नाटक में पहला नंबर, केरल में बाद में दूसरा नंबर। राजाराम मोहन राय ने किसके विरुद्ध ऐतिहासिक प्रतिरोध किया था? आपको पता ही है, सती प्रथा की बात अगर करी जाए तो राजाराम मोहन राय का नाम आता है। भारत के अग्रदूत कहे जाते हैं। राजाराम मोहन राय की बात करी जाए तो सती प्रथा के विरोध में। अगला 92 की क्वेश्चन कह रहा है, बरसों पहले हमने नियति से वादा किया था कि 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के समय, यह कथन किसका था? है ना, 1947 की बात करी गई तो दोस्तों हम कहते हैं ना, हमारा स्वतंत्रता, हमारा गणतंत्रता, तो ये क्या है? 15 अगस्त, 26 जनवरी। तो 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के समय, तो ये कथन किसका था बेटा? ये जवाहरलाल नेहरू का था, और ये जाएंगे चाचा नेहरू, चच्चा नेहरू। 93। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। यह समय भी याद रखना पड़ता है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन नंबर 93 का जो आंसर है वो कहा जाएगा किसके साथ? 1862 के साथ चला जाएगा, और 1862 का मतलब है कि ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, इसलिए एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर डी। 95। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, और स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण परमहंस की स्थापना करी गई थी, इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती इस क्वेश्चन का आंसर होगा। वेदों की ओर लौटो। 96। इनमें से कौन सा देश जहां संघीय सरकार है? कौन सा देश जहां पर संघीय सरकार है, संघ की सरकार चलती है? बेटा संघ की सरकार आपको मिलेगी बी ऑप्शन में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, यूएसए में चलती है, बाद बाकी चीन, क्यूबा, बेल्जियम में नहीं चलती है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और वर्तमान में अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है जरा कमेंट करके बताइएगा। ओडिशा का विश्वविद्यालय कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? अब कोणार्क सूर्य मंदिर जो है किसने बनवाया था ये आपको बताना है, बताइए। क्या बात है, क्या बात है। कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा नरसिंह देव ने बनवाया था, 13वीं सदी में बनवाया था। आपको मैं बता दूं दोस्तों, सूर्य मंदिर को इस तरह से बनाया गया था कि सूरज की पहली किरणें सीधे पूजा करने की जगह पर पड़ती हैं, तो इसलिए सूर्य मंदिर जो है नरसिम्हा देव ने बनवाया था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन जाएगा नरसिंह देव या नरसिम्हा देव, एक ही बात है, और प्रथम लगा लेना आगे। मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का प्रतिनिधित्व पहचान क्या है? ये आपको बताना है, कमेंट करना है। तो ये है दोस्तों विमान है, विमान है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ये क्वेश्चन एसएसटी का है, बहुत इंपॉर्टेंट। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल प्रसिद्ध जो है शैल मंदिर जो है का प्रसिद्ध नाम क्या है? आपको बताना है। महाबलीपुरम कहाँ पर है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। महाबलीपुरम मंदिर किसने बनाया है? तो महाबलीपुरम मंदिर जो है नरसिंह वर्मन ने बनवाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है पल्लव वंश के थे, उन्होंने बनवाया था, और इसके लिए जो है रथ जो है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये रहा आज का 100 क्वेश्चन, शतक लग गया है, ठीक है ना, शतक लग गया है, और 101 क्वेश्चन कराएंगे इस वीडियो में। दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर, जैन मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? दिलवाड़ा का चालुक्य जो मंदिर है वो कहाँ पर है? तो ये दोस्तों आपका है, कहाँ पर है?
राजस्थान में है, और राजस्थान में दिलवाड़ा आप जानते ही हो। राजस्थान चांदी के उत्पादन में सर्वाधिक है। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी, कमेंट कीजिएगा। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी। आइए हम लास्ट के 10 क्वेश्चन आपको विदाउट टेस्ट के कराते हैं, देखिएगा कितना मजा आता है। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी, तो दोस्तों अकबर की दूसरी राजधानी थी फतेहपुर सीकरी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, तो फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस। नेक्स्ट, छत्रपति संभाजी 1680 से 1688 के मध्य रहे और किस वंश का शासक रहा है ये, तो ये रहा है मराठा वंश का शासक। ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 के बीच में अगर रहे हैं तो किस वंश के शासक, मराठा। मराठाओं का दम एक उच्च कोटि का दम रहा है। बाजीराव द्वितीय किस वंश के शासक थे, ये भी कमेंट में आया, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिएगा मैंने क्या बोला, संभाजी मराठा, शिवाजी मराठा, बाजीराव द्वितीय पेशवा। महात्मा गांधी 1915 से भारत जब वापस आए थे तो वो कहाँ से आए थे, कहाँ से आए थे, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है ना, भारत वापस आए थे। आइए 107 नंबर, ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के किसानों को, ये 10 क्वेश्चन आपके टेस्ट के रूप में नहीं है, 10 क्वेश्चन आपको रिवाइज के तौर पे जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के किसानों को किसकी खेती के लिए मजबूर किया जाता था, जूट की खेती के लिए। फैक्ट जबरदस्त है। बांडुंग सम्मेलन इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ था, तो बांडुंग एक सम्मेलन हुआ जो एक मील का पत्थर साबित हुआ था। इंडोनेशिया जो चीन रिलेशन है दोस्तों, ये इंडोनेशिया जकार्ता, चाइना बीजिंग, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में कौन महान संगीतकार जो राज्य का शासक भी था, जो यहाँ पर ऑप्शंस में दिया है, तो बताइए दोस्तों यहाँ पर स्वाति तिरुनल। ये क्वेश्चन स्वाति तिरुनल का आपके एसएसटी में एक बार आया है। ठीक है, याद रखिएगा महान संगीतकार, तो क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि स्वाति तिरुनल कौन, संगीतकार। अगले फैक्ट पर आएंगे। पेशवा के पद को किस पेशवा के कार्यकाल में ब्रिटिश द्वारा समाप्त कर नारायण राव डॉट डॉट जो है को बनाया गया, तो फिलहाल अगर देखा जाए तो बाजीराव द्वितीय। ये क्वेश्चन हमने क्यों नहीं आपको प्लस वाले दिखा रहे हैं, ये क्वेश्चन हम इसलिए प्लस वाले दिखा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन टफ श्रेणी में आते थे। लास्ट के 10 प्रश्न हमने टफ श्रेणी वाले आपको कराए हैं, जिससे आपको प्लस वाले दिख जाएं और ये चिन्ह आपको ये ना लगे कि हमको नहीं आ रहा है। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, तो 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम था, उसको समाप्त किया था। तो ऐसे 10 क्वेश्चन जो हैं कठिन लेवल के भी पूछे जाते हैं, इसलिए सतर्क रहिए। आने वाले वीडियो में एंजॉय कीजिएगा, जो वीडियो और आने वाली हैं उसके लिए आप इंतजार कीजिएगा, या नीचे प्लेलिस्ट को जो है देखकर तुरंत जो है वॉच कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। इससे ज़्यादा आपका क्या पूछा जाएगा। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। नीचे टेलीग्राम की लिंक है, सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को ज्वाइन कर लें टेलीग्राम। लव यू गाइस।